हेलो व्यूअर्स, मैं हूं फ़खर सबज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे कश्मीर के मसले की। यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं, पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी। लेकिन अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी का एक ताज़ा स्टेटमेंट आया है जिस पे पाकिस्तान ने रिएक्शन शो किया। उन्होंने कहा कि मैंने कश्मीर के मसले को ख़त्म कर दिया, सॉर्ट आउट कर दिया। कैसे, इस पे बात करेंगे। इसके साथ-साथ G20 भी इसी मतलब अगले महीने में होना है, नवंबर में। वहाँ पे नरेंद्र मोदी जी और बाकी जो वर्ल्ड लीडर्स हैं वो जाएंगे। तो रशिया यूक्रेन का क्या हो सकता है, खित्ते में और बहुत सारी तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं, उसके हवाले से भी बात करेंगे। और बात करने के लिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं एनालिस्ट एंड जर्नलिस्ट भी मैं कहूँगा, वैसे डिफेंस एनालिस्ट हैं, मेजर गौरव आर्या साहब। मेजर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द शो। थैंक यू, थैंक मेरे साहब, एक तो चीज़ें तो बहुत सारी हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी का स्टेटमेंट वैसे काफ़ी अरसे बाद हमने सुना। उनके हवाले से कश्मीर के हवाले से उन्होंने बात की। पाकिस्तान ने उस पे रिएक्शन शो किया है कि मसला कैसे हल हुआ। हम यहाँ पे बैठे हुए और मोदी जी कह रहे हैं कि मैंने मसला सॉर्ट आउट कर लिया। क्या कहेंगे कि ये वाक़ई ऐसा है या फिर ऐसा है जैसे पाकिस्तान में था? यू। थैंक यू फ़खर साहब, अपनी शो पे बुलाने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद आपका। मैं आपको बताता हूँ किस कॉन्टेक्स्ट में मोदी जी ने बात करी है। जी, जी। देखिए, पाकिस्तान के हिसाब से कश्मीर का मसले का हल कुछ और है, जब पाकिस्तान ये मानेगा कि कश्मीर का मसला हल हो चुका है। और हिंदुस्तान के हिसाब से कश्मीर के मसले का हल कुछ और है, जब हिंदुस्तान ये माने कि कश्मीर का मसला हल हो चुका है। अगर हम दोनों एक ही चीज़ मानते, तो फिर ये जी, मसला 75 साल पहले हल हो चुका होता। ज़बरदस्त। दोनों मुल्क अलग मानते हैं ना। और वो ठीक है कि ये सब तो कहने वाली बातें हैं। लेट्स आज थोड़ा-सा जो है हकीकी चीज़ें, हकीकत वाली बात है, वो कह देनी चाहिए जी, फ़खर साहब। अ, पाकिस्तान का अक्सर ये कहना है, पाकिस्तान का मौज़ू है कि जो यूनाइटेड नेशंस रेज़ोल्यूशंस हैं, वो होने चाहिए। जी, बिल्कुल। ये स्क्रीन सेवर है, असली सॉफ्टवेयर कुछ और है। असली सॉफ्टवेयर ये है कि पाकिस्तान चाहता है कि पूरा का पूरा कश्मीर पाकिस्तान बन जाए, साफ-सीधी बात है। और भारत चाहता है कि पूरा-पूरा कश्मीर जो है जो पीओके है, जिसको आप लोग आज़ाद कश्मीर बोलते हैं, जी, वो जी। भारत में हो जाए, कहानी खत्म हो गई। बट एक हम पहले इस चीज़ को मान लेते हैं, ठीक है? वो राइट। यूएन रेज़ोल्यूशंस में ये बोला, ये सब ऊपर का वो अटपटी चीज़ें हैं। जो 75 साल से रेज़ोल्यूशन नहीं हो पाए, वो तो क्या होंगे? मोदी जी का ये मतलब है कहने का कि कश्मीर का मसला हमारे लिए था क्या? ओके। कश्मीर के मसले के 2-3 अ, फ़ेसेट्स हैं इंडिया के लिए। पहला जी, फ़ेसेट टेररिज़्म का है। जी, दूसरा फ़ेसेट या आप पहला ले लीजिए टेरिटरी का है जो पाकिस्तान के पास है। दूसरा फ़ेसेट टेररिज़्म का है और तीसरा फ़ेसेट जो है वहाँ पे लैक ऑफ डेवलपमेंट और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का है। जी, और चौथा फ़ेसेट आप ये कह सकते हैं कि वहाँ पे जो लोग थे उनको उनके हकूक नहीं मिले। जो पहाड़ी थे, जो डोगरा थे, वहाँ पे दलित थे, वहाँ पे बौद्ध थे, वहाँ पे गोरखे थे, वहाँ पे जी, डोगरास, कई सारी कम्युनिटीज़ हैं जिनको अपना हक नहीं मिला उनका। तो ऐसे 3, 4, 5 फैक्टर्स हैं कश्मीर की समस्या के। जी। छोड़ के पीओके वाला, मोदी जी ने सारा का सारा सॉर्ट आउट कर दिया। ओके। अब आप देखिए ना, मैं आपको चलता हूँ। इसमें पाकिस्तान की वो ज़रूरत नहीं कि पाकिस्तान की कोई दखल-अंदाज़ी हो या पाकिस्तान की राय हो इसमें। मोदी जी ने क्या करा कि 370-35 से हटा के कॉन्स्टिट्यूशनली कश्मीर को भारत का हिस्सा, जो एक मन में हर समय शक रहता था लोगों के कि नहीं हमारा स्पेशल, क्या स्पेशल स्टेटस है? किसी का कोई स्पेशल स्टेटस नहीं है। देखिए, और मुझे लगता है कि कश्मीर के लिए अच्छा है। क्यों अच्छा है? मैं आपको बताता हूँ। ये कैसा स्पेशल स्टेटस है जो कश्मीरी को उसका हक नहीं दे पाया? उसके यहाँ खून खराबा हो रहा है, ठीक है? उसके बच्चे को तालीम नहीं, उसकी सड़क नहीं, उसको उसकी सेहत का ख़्याल नहीं। तो ये जो 370-35 था फ़खर साहब, ये 2-3 फैमिलीज़ ने, 2-3 ख़ानदानों ने, जैसे कि मतलब मुफ्ती ख़ानदान है एक, जी, अब मैं आपको बताता हूँ, या फिर अब्दुल्ला ख़ानदान है, ये लोग बहुत पावरफुल फैमिलीज़ हैं कश्मीर की। ये लोग किस तरीके से पावरफुल हैं कि ये लोग सेंटर में भी कैबिनेट मिनिस्टर के लेवल पे रह चुके हैं हुँ। और ये स्टेट में भी ये चीफ मिनिस्टर्स रह चुके हैं कश्मीर के। जी, जी। और आपको पता होगा महबूबा मुफ्ती के फादर जो थे, वो साहब इंडिया के होम मिनिस्टर हुआ करते थे। बिल्कुल, बिल्कुल। और महबूबा मुफ्ती, और वो चीफ मिनिस्टर भी रहे, महबूबा मुफ्ती चीफ मिनिस्टर रहीं 2 बार, या आई डोंट नो कितनी बार वो रहीं। जी, जी। फारूक अब्दुल्ला साहब, उनके वालिद साहब जो थे, वो एक ज़माने में कश्मीर में प्राइम मिनिस्टर होते थे, वो प्राइम मिनिस्टर थे कश्मीर के, फिर वो चीफ मिनिस्टर बने।
फिर फारूक अब्दुल्ला साहब उनके बेटे वो बने चीफ मिनिस्टर, फिर फारूक बिल्कुल। अब्दुल्ला साहब के बेटे उमर अब्दुल्ला वो बने, फारूक अब्दुल्ला साहब दिल्ली में कैबिनेट में भी थे, कैबिनेट जी मिनिस्टर वो बने। तो ये सब इनका रहा है एक पूरा कंट्रोल। ये कंट्रोल कैसे रहा? अगर आपकी इजाजत जी हो तो 2 मिनट लेके मैं जी, बता दूं। प्लीज सर, प्लीज प्लीज। हर समय कश्मीरी आवाम को बोलना कि तुम अलग हो, तुम स्पेशल हो, तुम्हारा भारत से कोई लेना देना नहीं है। जी आपने गिलानी का नाम सुना होगा, सैयद अली शाह गिलानी, जी, बिल्कुल बिल्कुल। हुर्रियत हुर्रियत के जो थे। जी जी तो गिलानी भारत को गाली देता था, चले गिलानी की मर्जी। गिलानी ने बोला कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, गिलानी की मर्जी, चलो। वाह, गिलानी 60,000 रुपए की पेंशन भी लेता था इंडिया से। अब ये देखिए ना, ये क्या करते हैं लोग। ये आप जाके गूगल पे चेक करिए जो मैं कह रहा हूं। जी ये सब लोग जो इंडिया के खिलाफ जिहाद कर रहे थे, इंडिया के खिलाफ जो इन्होंने साजिशें रची, इंडिया के खिलाफ काम करा, हजारों लोगों को मरवाया कश्मीर में जी अपने फायदे के लिए। इनके खुद के बेटे इंडियन गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे थे, कश्मीर गवर्नमेंट से पैसा ले रहे थे, सैलरीज जी ले रहे थे। आपने सैयद सलाउद्दीन का नाम सुना है? सैयद जी सलाउद्दीन के 5 बेटे, जो यूनाइटेड जिहाद काउंसिल का चीफ है, हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ है, जी, बिल्कुल। उसके उसके 5 बेटे गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए काम करते थे, 4 या 5 बेटे गालिबन। राइट। ये सब पेंशन भी लेते थे, ये पैसा भी लेते थे, तनख्वाहें भी लेते थे। यार ऐसे थोड़ा ना होता है। आपको भारत से नफरत है, फिर आप दुश्मनी फिर दुश्मनी की तरह निभाइए। राइट। ठीक है ना? जी ये मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे, आप पश्तून है, कि दुश्मनी निभाओ तो ढंग से निभाओ, और यारी निभाओ तो ढंग से निभाओ। एग्जैक्ट। ये आधा आधा अधूरा काम मत करो। ये चोरी वाला काम मत करो कि हम्म, भारत के खिलाफ भी बोलना है लेकिन भारत से हम पेंशन भी ले लेंगे। नहीं, ये सब नहीं। ओके। आप आप दुश्मनी करो तो इज्जत से करो, फिर पूरी करो, शराफत से दुश्मनी करो। तो ओके। ये सब चीजें थी। तो एक कौम को गुमराह करा और उनको बोला कि तुम जिहाद के रास्ते। बड़े पीसफुल लोग हैं वैसे कश्मीरी ना। जी, ज्यादातर जो बिल्कुल सही 99% कह तो रहे हो। जी वो अपने वो खुश रहने वाले लोग हैं। उनके दिमाग में जहर भर दिया, उनको जिहाद ये होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। अच्छा, अभी भी आप किसी कश्मीरी से पूछिए कि अगर तुम्हें आजादी चाहिए तो क्यों चाहिए, उसके बाद होगा क्या, ही डज नॉट हैव एन आंसर। बस उसको बोल दिया कि फिट कर दिया उसके दिमाग में तुम्हें चाहिए, और वो रिपीट ओके। ऑटो मोड में प्ले करता है कि तुम्हें चाहिए। तो ये जो मोदी जी ने बात बोली थी, मोदी जी ने ये सब चीजें खत्म कर दी वहां पे, बिल्कुल खत्म कर दी वहां पे। टेररिज्म अब वहां पे जो होता है वो लोन वुल्फ अटैक हो रहे हैं कश्मीर में। कोई ओके। पुलिस वाला नमाज पढ़ने गया, उसके पीठ पे गोली मार दी, उसके बच्चे को मार दिया, किसी कश्मीरी हिंदू को मार दिया, कश्मीरी पंडितों को अकेले अकेले ऐसे अकेला देख के मार दिया। पर जब हम कहते हैं कि टेररिज्म कम हो गई, हमारा ये मतलब है हम टेरर अटैक कम हो गए नहीं है। टेररिज्म इन दी क्लासिकल सेंस, जैसे हमने अपने टाइम पे देखी थी कि एक जी घर में 5-5 6-6 लोग आते थे, फिर वो आर्मी के ऊपर अटैक होता था, जैसे उड़ी में हुआ हाँ, था। बिल्कुल। पुलवामा, ये सब चीजें जो है वो काफी हद तक जो है वो कम हो गई, जी और स्टोन पेल्टिंग ना के बराबर हो गई। तो ये सब बिल्कुल चीजें खत्म हो गई, और टूरिज्म 1.25 करोड़ टूरिस्ट गए हैं वहां पे। बिल्कुल। मेरे साथ बिल्कुल यही बात, रिपोर्ट्स वगैरह और मुख्तलिफ किस्म की न्यूज़ वेबसाइट्स पे ये खबरें आ रही होती हैं। अच्छा, महबूबा मुफ्ती साहिबा के हवाले से मैं एक खबर पढ़ रहा था कल परसों। अ, मतलब वो पहले सीएम रह चुकी है, 1 या 2 दफा उनके फादर जो है आप लोगों के इंटीरियर मिनिस्टर रह चुके हैं, बहुत एक की पोस्ट पे रहे हैं। अब कहते हैं कि शायद मोदी जी या बीजेपी के लोग उनको एज ए एंटी इंडियन ले रहे हैं, हालांकि ऐसा था नहीं। क्या वजह ऐसी हुई कि अपने आप को जिंदा रखने के लिए वो ये सारा कुछ कर रही हैं, या कुछ और वजूहत है इसके पीछे? आप इनके बयान देख लीजिए, पावर में होते हैं जी जी जब ये पावर में होते हैं, तो जब ये पावर में होते हैं फखर साहब, ये लोग भारत की तारीफ करते हैं, भारत के हाँ कॉन्स्टिट्यूशन की तारीफ करते हैं। ये फारूक अब्दुल्ला साहब का आप जाके यूट्यूब में चेक करिए। जी उन्होंने उन्होंने राम का भजन गाया है, प्रभु श्री राम का। उन्होंने प्रभु श्री राम की तारीफ में एक भजन गाया है, आप जाके चेक करिए ना यूट्यूब में, अपने जो आपके जरूर देख रहे हैं व्यूअर्स। जरूर जरूर। और हाँ, और भारत में मैं मर जाऊंगा, और मेरे यहाँ पे मेरे जो बुजुर्ग हैं उनकी खाक इसी मिट्टी में मिली है, ये सब जो हिंदी फिल्मों के डायलॉग हैं सब मारे उन्होंने। जी जैसे ही ये लोग सत्ता से हटते हैं, पावर से हटते हैं, ये ऑपोजिशन में जाते हैं, या इनके हाथ में पावर नहीं रहता, तो जी फिर ये लोग पाकिस्तान से बात कर लो और वहां से बात कर लो, और ये जो टेररिज्म कर रहे हैं, हमारे ही बच्चे हैं, भटके हुए हैं,
जो जी, पत्थरबाज हैं, जो संगबाज हैं, तो ये सब, जी, ये देखे दोगले लोग हैं। बीजेपी को बात समझ में आ गई। बीजेपी ने पकड़ के इनको जेल में डाल दिया। ठीक है, दो दो तीन तीन चीफ मिनिस्टर एक एक साथ जेल में थे और साल साल डेढ़ डेढ़ साल रहे। अब महबूबा मुफ्ती की पूरी सियासत ट्विटर पे रह गई है। बिल्कुल। पूरी की पूरी सियासत सिर्फ ट्विटर पे रह गई है महबूबा मुफ्ती, और कहीं महबूबा मुफ्ती नहीं, और महबूबा मुफ्ती दोबारा इलेक्शन नहीं लड़ पाएगी। शी इज गॉन। दिल्ली को ओके। दिल्ली को दिल्ली की मर्जी होगी तो अगले 10 साल तक वहां पे प्रेसिडेंट जरूर रहेगा, और रहेगा, गवर्नर रहेगा, हमें कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि देखिए बात यह है कि डेमोक्रेसी जो है ना, डेमोक्रेसी कैनॉट बी एन एक्सक्यूज हम्म। टू सैंक्शन एंटी इंडिया एक्टिविटीज। अब ये देखिए मैं हम्म। आपको बताता हूँ, महबूबा मुफ्ती के, अर्नब तो अपनी शो में कई बार बोल भी चुका है, महबूबा मुफ्ती पूरा का पूरा ताज जो बॉम्बे है, लैंड्स एंड जो गेटवे ऑफ जी, इंडिया जी, के पास ताज है, वो बड़ा महंगा तरीन होटल है साहब। जी। मैं तो नहीं अफोर्ड कर सकता उस खास होटल में रहना। जबरदस्त। जी। मतलब कि कभी कभी 2 ढाई 3 लाख रुपए एक रात का खर्चा, उसमें सिर्फ ओके। किराया। हाँ, जबरदस्त। है ना। तो हाँ, जबरदस्त। तो वो तो वहां पे एक एक हफ्ते रहना, और पूरे फ्लोर को ले लेना, एक कमरा नहीं, मैं पूरे फ्लोर की बात कर बिल्कुल, रहा हूँ उनके, बिल्कुल। क्योंकि और वहां पे इनकी आ रही हैं, और ये बेसिकली क्या है कि ये महबूबा मुफ्ती है, ये इंडिया की नवाज शरीफ है ये। हाँ हाँ, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि जो पाकिस्तानी भाई बहन सुन रहे हैं हमारे, जो पाकिस्तानी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स सुन रहे हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा है। और और ये जो फारूक अब्दुल्ला है, ये इंडिया का आसिफ अली जरदारी है। जैसे आसिफ अली जरदारी का काम करता है ना, तिगड़वी तिगड़वी जी, जी, काम है, जी, जी, जी। ये दिमाग दिमाग है इसका, बड़ा तिगड़वी दिमाग है ये। बट जबरदस्त। बट बट एक मैं जी, बात जी। आपको कहता हूँ, जरूर। एक मैं बात आपको कहता हूँ कि उमर अब्दुल्ला इज अ वेरी शार्प मैन। ओके। राइट। हाँ, ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट, उनके जो भी व्यूज हों। और उमर अब्दुल्ला थोड़े से सबड्यूड हैं, आई थिंक थोड़े से मोर वेल बैलेंस्ड हैं एज कंपेयर राइट। टू हिज फादर। वालिद साहब से ओके। अपने काफी ज्यादा वो मैच्योर भी हैं इस मामले में। और जबरदस्त। मेरा उमर अब्दुल्ला से कोई ज्यादा ऐसा कोई वो नहीं है, मैं कभी मिला ही नहीं इन लोगों से, आप सही, तीनों से सही। नहीं मिला कभी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये उमर अब्दुल्ला थोड़ा सा लगता है कि उसमें वो बात है थोड़ी सी, समझदार कि आदमी हाँ। है। हाँ, देखिए उनकी पॉलिटिक्स कुछ भी हो, मैं जी, उनकी बिल्कुल। पॉलिटिक्स से डिसएग्री करता हूँ, लेकिन उमर अब्दुल्ला इनके बनस्पत बहुत ज्यादा समझदार और ठहरे हुए हैं, ये बात है। लेकिन आपने आसिफ अली जरदारी, मैं नवाज शरीफ का तो नाम लिया, लेकिन इमरान खान के पैरेलल जो बंदा है आप लोगों के पास, उसका नाम आपने सर, नहीं लिया। नहीं नहीं सर, इमरान खान के पैरेलल कोई नहीं रह भूल सकता। गए ना अपने फेवरेट आदमी को। नहीं सर, फखर साहब, इमरान खान तो इमरान खान है साहब, वो इमरान खान के बराबर कौन हो सकता है? खान साहब तो खान इमरान साहब खान आजकल हमें कह रहे जिहाद करना है और हकीकी आजादी है। दिलवा रहे हैं, लगे हुए हैं, दबा के लगे हुए हैं, तो इसलिए मैंने याद करा दिया। मैंने कहा आप लगता है भूल गए उनको कि भाई वो भी तो। नहीं नहीं, खान साहब, मैं आपको, खान साहब पॉलिटिशियन नहीं है एक्चुअली। राइट। खान साहब, आपके यहाँ पाकिस्तान में फखर साहब, जो असली जिसके पास पॉलिटिकल सेंस है जबरदस्त, वो आसिफ अली जरदारी है। वो एग्री। जिसको जिसको हिंदी में कहते हैं ना गुरु घंटाल है, वो बहुत गहरा आदमी बिल्कुल है इस सही कह रहे मामले हैं। में, वो बिल्कुल जमीन के ठीक है। नीचे बहुत है। हाँ, आसिफ अली जरदारी, और बाकी ये सब देखिए, शहबाज शरीफ वगैरह और ये सब चलते रहते हैं, ये लोग, इनका चलता रहता है मामला। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, इमरान खान के आपने बारे में बोला ना, कि देखिए मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मौका परस्ती वाली बात है खान साहब की। खान साहब कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से। अब तो आरिफ अलवी साहब ने भी बोल दिया जी, कि साहब, बिल्कुल। मैं इस चीज में कन्विंस नहीं हूं कि यहाँ पे यूएस क्यों करेगा। चल आप देखिए ना, बिल्कुल। आपने बात करी इमरान खान की। इमरान अमेरिका क्यों चालबाजी करेगा पाकिस्तान, उसको क्या चाहिए? जी, बिल्कुल। मैं आपके खिलाफ साजिश तब करूंगा ना, मैं कह रहा हूँ यार, मुझे फखर साहब से ना कुछ चाहिए, और ये दे नहीं रहे मुझे, तो मैं चालबाज। उन्होंने बोला बिल्कुल। कि ड्रोन ड्रोन ठीक है, उन्होंने फिर पाकिस्तान को जो असिस्टेंस दिया $450 मिलियन का, पाकिस्तानी बड़े खुश हुए कि हमें $450 मिलियन का F-16 का असिस्टेंस जो दिया था, मेंटेनेंस और स्पेयर्स का। जी, बिल्कुल। किसी ने ये नहीं पूछा कि ये दिया क्यों अमेरिकन ने, अचानक अमेरिकन क्यों जाग गए ये, किस उन्होंने चीज दिया के क्यों, बदले दिया। किस चीज के बदले दिया। अब देखिए, बिल्कुल। वो जो जर्मनी का आपका शायद एक सवाल भी होगा अब जी, जर्मनी जी, वाला। बिल्कुल है, बिल्कुल है। आप पूछिए फखर साहब, फिर मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा आप। अच्छा, मतलब मैं ये थोड़ी सी हैरानगी मुझे ये हो रही थी, इससे पहले यूएनजीए हुआ, वहां पे भी बातें बहुत सारी हुई। हालांकि मैं कहता हूँ बिलावल हो या कोई भी हमारा फॉरेन मिनिस्टर हो, कश्मीर का मसला या तो ये कर सकते हो ना। मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि या तो आप ले सकते थे तो फिर आप ले लेते, आज से 50 साल पहले ले लेते। जब आप ये नहीं कर सकते और उसके ऊपर अपनी एनर्जीज को जाया कर रहे हैं, वो जर्मनी में खड़े होके हो या अमेरिका में खड़े होके हो, मुझे इस चीज की समझ नहीं आ रही कि वो चाहते क्या है एक्चुअल। सवाल ये है।
वो जर्मनी में जी, हो या टोरंटो में हो या वाशिंगटन में। जी। एक्चुअली फ़खर साहब ये चाहते कुछ नहीं है। इनको खुद नहीं पता है क्या चाहते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि जैसे जर्मन फॉरेन मिनिस्टर ने कश्मीर के बारे में बात बोली बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली। और द न्यूज़ इंटरनेशनल ने बोला कि मेजर डिप्लोमैटिक विक्ट्री। हाँ, तो मुझे तो समझ में नहीं आया कि इसमें मेजर क्या है? क्योंकि देखिए, बात ये है कि यूनाइटेड नेशन का रेज़ोल्यूशन है, वो ना जी, आप उसको झुठला सकते हैं, ना मैं झुठला सकता हूँ। बेशक, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने मेजर डिप्लोमैटिक विक्ट्री तब होती जब जर्मन फॉरेन मिनिस्टर ये बोलती कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, सही, राइट। कि हम पाकिस्तान के मौज़ू को सपोर्ट उन्होंने बोला कि हाँ, यूएन के हिसाब से होना चाहिए। अब इसमें डिप्लोमैटिक विक्ट्री क्या है? वो तो सभी लोग कहते हैं यूएन के हिसाब से होना चाहिए। असल में अच्छा पहले कोई दूसरी कुछ कहता नहीं था ना, मेजर साहब हाँ, बिल्कुल ही 3-4 साल तो जिसे कहते हैं कि इथोपिया भी बयान नहीं देता था, इसलिए इसको विक्ट्री शायद कह रहे होंगे, हाँ। मेरा ख्याल है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि पाकिस्तान में एक सवाल मैं चाहता हूँ कि अगर आप टीवी शोज़ में जाएँ और जी, टीवी शोज़ में कभी आप एक सवाल ज़रूर पूछिएगा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से कि चलिए आपने बहुत बड़ा काम करा कि जर्मन फॉरेन मिनिस्टर ने कश्मीर के ऊपर एक बयान दिया। जी, कैसा भी दिया, एक बयान दिया, जिसको मेजर डिप्लोमैटिक विक्ट्री कहा जा रहा है। इसके एवज़ में आप जर्मनी को क्या देकर आए ज़रा ये बताइए हमें? क्योंकि कुछ ना कुछ तो देकर आए हैं। देखिए लेन-देन का मामला होता है, साफ-सीधी बात है। बिल्कुल, दुनिया इसी तरह चलती है। हाँ, और पाकिस्तान ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान कोई टेलीविज़न बना रहा है, कंप्यूटर बना रहा है जो जर्मनी को देकर आया, कोई सॉफ्टवेयर देकर आया। सिर्फ़ ये कहना कि हमें क्या मिला, वो ठीक है 10 मिलियन यूरोज़ मिले हाँ, बिल्कुल। फ्लड रिलीफ के लिए, हाँ, वो सब आई अंडरस्टैंड ऑल दैट। पर मेरा फ़खर साहब ये सवाल है, पाकिस्तानी आवाम जो भी पाकिस्तानी भाई-बहन सुन रहे हों जी, आपका शो, बिल्कुल। उनसे सवाल है कि साहब ये बताइए कि बिलावल भुट्टो वहाँ पे देकर के आया? हुँ, और जब पाकिस्तान को 450 मिलियन का वो F-16 का वाला मामला जो हुआ था पाकिस्तान का जिसमें जिसमें आपका रिपेयर एंड मेंटेनेंस की बात है और भी स्पेयर जी, पार्ट्स बिल्कुल। की बात है, जी, उसके एवज़ में पाकिस्तान ने कौन-सा वादा करा अमेरिका से कि अमेरिका ने ये दिया? अचानक अमेरिका जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म का साढ़े 3 साल फ़ोन उठाने को राज़ी नहीं है, बिल्कुल। जो फ़ोन उठाने को राज़ी नहीं है, जी, जिनकी बातचीत बंद है, जहाँ बहुत सरदर्द है, जहाँ पे कशीदगी ज़्यादा है, चलो खान साहब की बिल्कुल। तरफ से, किसकी एक्स वाई जेड की तरफ से, अचानक वो कह देता है कि आप ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। हुँ, अच्छी बात है, जी, लेकिन हमें इतनी तो समझ होनी चाहिए कि हम जिसको कहते हैं कि मेजर डिप्लोमैटिक विक्ट्री कि हमने बहुत बड़ा सिफारती हमारी जीत है, बहुत बड़ी फ़तेह है, तो उसमें फ़खर साहब आप ज़रूर पूछिएगा टीवी शोज़ में पाकिस्तान में कि आपने F-16 का जो आपको मिला, इसके एवज़ में आपने उनसे क्या वादा करा? एग्री। बिल्कुल, ये F-16 उड़ेंगे और ये मैंने इंडिया में मेरी बात हुई थी 2-3 डिप्लोमैट से, जी। थिंक टैंक वालों से, मैंने बोला ये उड़ेंगे वेस्ट की ओर, मगरिब कहते हैं अच्छा। ना आप, जी, जी, बिल्कुल। ये ये मगरिब की ओर उड़ेंगे ये एग्री। और इससे ये कबायली इलाकों में जाएँगे या अफ़गानिस्तान में जाएँगे, क्योंकि हुँ, अमेरिका ने पाकिस्तान ने बोल दिया कि हम आपको ड्रोन के बेस नहीं देंगे, अमेरिका ने बोला मत दो यार हमें नहीं चाहिए तुमसे। पर जो काम हमारे ड्रोन करते हैं वो तुम्हारे F-16 करते हैं। तो आपने बोला था हमारे F-16 तो खराब है, उड़ नहीं सकते आधे F-16 क्योंकि स्पेयर पार्ट्स नहीं कर रहे, ये लो, क्या दिक्कत है अब काम पे लगो। ये तो होगा 3-4 महीने के अंदर मैं बता रहा अच्छा हूँ। एक और ये अच्छा मेरे साहब ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल आपकी बात सही है कि इस वक़्त थोड़ी-सी खैबर पख्तूनख्वा में थोड़ी-सी नहीं बल्कि काफ़ी हद तक आपने शायद ख्वाजा आसिफ डिफेंस मिनिस्टर के कल का स्टेटमेंट भी सुना होगा फ्लोर ऑफ द हाउस और भी बाकी लोग अब बोलने लग गए हैं कि जी सवात में ऐसा हो रहा है, तो फलाँ जगह पे ऐसा हो रहा है, फलाँ जगह पे ऐसा हो रहा है। अफ़सोस सर इस चीज़ का हो रहा है कि उसके बावजूद हम किसी और चीज़ में लगे हुए हैं। इमरान खान कहते हैं मैंने इस्लामाबाद को फ़तह करना है। राना सनाउल्लाह जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर है वो कह रहे हैं मैंने इनको रोकना है। मतलब पूरा जो एनर्जीज़ है इसमें वेस्ट हो रही है। लेकिन आपको क्या लगता है कि अमेरिका, हिंदुस्तान के जो ताल्लुकात हैं, इसमें कोई शक नहीं है सर बहुत स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं। आप लोगों का I2U2 हो या और बहुत सारी चीज़ें हमने पिछले 1-2 सालों में देखी। ये तो नहीं है कि वो रशिया को जो रशिया के साथ आपका ताल्लुक है या आप लोग रशिया से ऑयल लेते हैं, उसकी वजह से अमेरिका ने सोचा हो या वेस्ट ने सोचा हो कि चलो यार ये एक ऑप्शन हो सकती है थोड़ी बहुत कि चलो इधर से कोई चाबी घुमा दें। हालाँकि कामयाब नहीं लगती, ये फ़ॉर्मूला शायद कामयाब ना हो, लेकिन अपनी तरफ से उन्होंने कोई कोशिश की हो, ये सारा कुछ करने के पीछे। नहीं बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक फरमा रहे हैं, वजह फरमा रहे हैं आप। फ़खर साहब ऐसा है कि अ, भारत की आज़ाद फ़ॉरेन पॉलिसी रही है, जी, अमेरिका हमारा बहुत अच्छा दोस्त है।
बिल्कुल। और अमेरिका के साथ हमारी बड़ी डीप स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, पर इसका मतलब ये नहीं कि जो अमेरिका चाहेगा वो भारत करेगा, भारत वो करेगा जो भारत चाहेगा। तो अगर हमें लगता कि हमारे आवाम को हमारे आवाम के लिए ठीक है जी, रशिया से तेल लेना, क्योंकि देखिए आपने ईरान से तेल बंद करवा दिया, बिल्कुल। आपने आपने वेनेजुएला से तेल बंद करवा दिया, जी। आपने क्या नाम कहते हैं, आपने रशिया से तेल बंद करवा दिया। तो आप चाहते क्या हैं, कहाँ से खरीदें? ये चाहते हैं सिर्फ सऊदी अरेबिया से खरीदें, हुँ, हुँ। क्योंकि सऊदी अरेबिया के साथ इनकी सांठ-गांठ है। ये चाहते हैं जी, यूएई से तेल खरीदें, या फिर ये जी। चाहते हैं कि आप अमेरिका से ही खरीदें, अमेरिका के पास भी काफ़ी तेल है। जी, दोस्तों बिल्कुल। इनका बड़ा फिट मामला है कि अब यहाँ से ले लो, इराक से ले लो, ये ले लो, 3-4 मुल्क हैं, 5 मुल्क हैं, यहाँ से लो, यहाँ से मत लो। वरना हम ये करेंगे, वरना हम वो करेंगे। तो हमने हमने तो पहले भी ईरान से तेल लिया था जब ईरान के ऊपर सैंक्शंस थे। तो इन्होंने बोला हम तुम्हारे ऊपर सैंक्शन लगा देंगे। हमने लगा दो यार। हम तो आपका हाथ नहीं, हम अमेरिका का हाथ थोड़ी ना पकड़ सकते हैं कि आप नहीं लगाओगे सैंक्शन। आप लगा दो सैंक्शन, आपकी मर्ज़ी है। आपकी खुशी आप वही। लगा दो। तो फिर जी, अमेरिका ने जी। बोला कि नहीं ये ज़्यादा महँगा पड़ जाएगा, नहीं लगाते। तो इश्यू ये है ना कि फ़खर साहब बिल्कुल जब भारत ऐसे स्टेप लेगा S-400 वाले, या भारत ऐसे स्टेप लेगा तेल खरीदने वाले, या जी, भारत यूक्रेन में, देखिए ना मैं आपको यस। एक और चीज़ जी, बताता जी। हूँ। अमेरिका ने हमें वेपन्स नहीं दिए जब हमें ज़रूरत थी। अमेरिका ने वेपन्स अ, पाकिस्तान को दिए। जी, जब अमेरिका ने वेपन्स पाकिस्तान को दिए, उस समय भारत डेमोक्रेसी थी और पाकिस्तान में एक डिक्टेटर था ज़िया-उल-हक। बिल्कुल। ठीक है? हमारे पास तो F-16 नहीं है। जी, बिल्कुल। हमारे पास तो मिग है, और हमारे पास सुखोई है, और हमारे पास मिराज है, जबकि मिराज फ्रेंच है जी, मामला, वो रशियन नहीं है। और अब जी। हमारे पास तेजस है, और राफ़ेल। हमारे पास ये अपना राफेल है फ्रांस का। आज की तारीख में अमेरिका हमारे पीछे पड़ा है कि यार F-21 ले लो, F-21 ले लो, ये ले लो, जो मर्जी ले लो। बताओ, इंडिया में बना देंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर देंगे, फैक्ट्री लगा देंगे भारत में, जी, जी। यहीं से आप लोग भी एक्सपोर्ट करना, पैसे कमाना। ये सब अमेरिका आज की तारीख में कह रहा है कि जब जी, बोइंग आ जाएगा, ये कर देगा, वो कर देगा। लेकिन मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे सच्चाई क्या है। आज तो हमारे दोनों हाथ में और मुंह में लड्डू है। तो बिल्कुल। तो हम देख रहे हैं कहाँ से लेना है, कहाँ से डील अच्छी मिल रही है। पर एक ज़माने में ये बात भी सच है। देखिए, ये कहने के बावजूद कि रशिया को यूक्रेन इन्वेड नहीं करना चाहिए था। मैं ये मानता हूँ, क्योंकि ना एक रूल्स बेस्ड ऑर्डर होता है वर्ल्ड में। फिर ये अगर रशिया ने यूक्रेन इन्वेड कर दिया, फिर आप एक बात बताइए, फिर अमेरिका ने इराक वो बेचारे सद्दाम हुसैन की, बेचारा तो नहीं था खैर, वो पागल हाँ। आदमी था। लेकिन उसकी क्या क्या गलती थी यार? वो जी, बिल्कुल। 9/11 करा सऊदी अरब ने, आपने इराक को ठोक दिया, पूरे मुल्क को आपने खत्म कर दिया। अच्छा, उनको पता भी नहीं 9/11 हुआ है। आपने पूरे मुल्क को, आपने बिल्कुल। अफगानिस्तान में 20 साल आग बरसाई। उसका कोई बिल्कुल। लॉजिक होना चाहिए। आपका आप देखिए जो भी आप करते हैं। बहुत तो ज़बरदस्त। ये चीज़ है फ़खर साहब की, मुझे ऐसा लगता है कि एक ज़माने में जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, तब रशिया ने हमें वेपन सप्लाई करे, क्योंकि हमारे पाकिस्तान के साथ जंग थी, चाइना के साथ जंग थी। और जी, उस वक़्त जो कशीदगी हमारी चल रही थी, जो माहौल चल रहा था, तो उस वक़्त फ़खर साहब हमें सप्लाई करा था वेपन्स रशिया ने। हमारे पास पैसे नहीं थे उनको देने के लिए रशिया को ना, हुँ, तो हमने 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 उनको गंदुम दी, गेहूँ जो होता है ना। ज़बरदस्त। जी, जी, हाँ, बिल्कुल। तो हमने उनको हमारे पास, क्योंकि भारत के पास पैसे नहीं थे। अब आज की तारीख में भारत के पास पैसे हैं और बहुत ज़्यादा हैं। अमेरिका चाहता है कि हम पुराने दोस्त भूल जाएँ, क्योंकि अब हमारे पास नया पैसा आ गया। तो भारत कह रहा है यार ये नहीं क्योंकि हो सकता। अमेरिका की पॉलिसी तो यही है जो आप बता रहे हैं ना, अमेरिका की तो यही हाँ, पॉलिसी है, वो तो ढूँढ रहा हाँ, होता है। जी, जी। हाँ, अब अमेरिका ये कहता है कि आप हमसे खरीदें। तो हमने बोला ठीक है, हम आपसे भी खरीदेंगे, ऐसी बात नहीं कि आपसे नहीं खरीदेंगे। जी, बट जी। आप हमें ये मत बताइए कि हमारे दोस्त कौन हो सकते हैं, क्योंकि देखिए रशिया हमारे साथ तब खड़ा था जब हमारे साथ कोई नहीं खड़ा था। तो ज़बरदस्त। कुछ कुछ तो वफादारी होती है, कुछ तो इज्जत होती है, कुछ तो जबान होती है इंसान की। बिल्कुल, ठीक है, हम बिल्कुल। हम में क्या फ़र्क है फ़खर साहब? यही कि जी, हम जी। लोग ज़बान अपनी देते हैं, तो फिर ज़बान निभाते हैं अपनी। वो और इंसान डॉक्टर तो जयशंकर साहब ने ऑस्ट्रेलिया में भी कैनबेरा में कहा था 1-2 दिन पहले हाँ, ऑस्ट्रेलियन फॉरेन मिनिस्टर के साथ कि भई उन्होंने हमें हेल्प की और उस वक़्त की जो आप बात कर रहे हैं कि भई हमें वेपन्स भी दिए और हमारी ज़्यादातर टेक्नोलॉज़ी जो है वो रशियन है। हमारी टेक्नोलॉज़ी रशियन के अलावा ये इम्पोर्टेंट नहीं है फ़खर साहब कि हमारी जी, जी। टेक्नोलॉज़ी रशियन है, और टेक्नोलॉज़ी तो देखिए ओवर अ पीरियड ऑफ 10-15 ईयर्स चेंज हो चेंज जाएगी, हो उसमें जाती है। कोई बड़ी बात नहीं है। राइट। बात बात ये है कि रशिया तब भारत के साथ खड़ा था जब भारत बिल्कुल अकेला था, हुँ, ज़बरदस्त। है ना? एग्री बिल्कुल। और यस। आज मैं जब आपने मेरी मदद करी, हाँ, फ़खर यूसुफ़ज़ई साहब ने मेरी तब मदद करी जब मेरे पास पैसे नहीं थे, और जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, और ज़बरदस्त। ठीक है? और आज मैं करोड़पति, अरबपति बन जाऊँ, मैं बोलूँगा कौन फ़खर यूसुफ़ज़ई है? मैं तो पहचानता ही नहीं आपको। ज़बरदस्त।
तो गुड, ये थोड़ी ना बात होती है, जबरदस्त, फिर आप बोलेंगे अरे बिल्कुल, कैसा हल्का आदमी है। जबरदस्त, जबरदस्त। तो हाँ, तो ये चीजें हैं, कुछ हमारे पुराने इमोशनल अटैचमेंट भी हैं, और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो इंडिया सीक करता है फखर साहब, जी, कि हाँ, हम वही करेंगे जो हमें ठीक लगता है, जो हमारे मुल्क के लिए ठीक है, और हम किसी को धमका नहीं रहे, हम किसी को न्यूक्लियर धमकियाँ नहीं दे रहे, बिल्कुल। हम किसी के ऊपर जंग नहीं कर रहे, लेकिन यू कैन नॉट डिक्टेट टू इंडिया, वो थोड़ा-सा दिक्कत हो जाती है हमें ना। हम लोग हमारा पास्ट भी ऐसा ही है, हमारा जो माज़ी है, हमारा जी, माज़ी भी ऐसा है कि लोग यहाँ पे भूखे सो जाएँगे, आप इनको ये नहीं कह सकते। भारत में कोई सुनने को किसी की तैयार नहीं है, कि हुँ। यहाँ पे मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ। जी, प्लीज़। भारत में ना हर चीज़ की मूवमेंट होती है। एक मुहिम आपको चलानी पड़ती है, वरना भारतीय जो है कभी लाइन पे नहीं आते। आप कुछ कर लीजिए। राइट, जब जब बोलना था महात्मा गांधी को, या उस ज़माने में जब अंग्रेज़ थे, तो जब बोलना था कि भारत छोड़ो, तो क्विट इंडिया मूवमेंट चली। जब बोला कि हमें अपने खुद के कपड़े पहनने, हमें अंग्रेज़ों का ये लिबास नहीं पहनना, ये मैनचेस्टर की मिल से जो जी, कपड़ा आता है, ये नहीं जी। पहनना। तो उस समय हमारा स्वदेशी का आंदोलन चला। जब इंडिया में बोला कि अ, फसल जो है और बढ़ानी है हमें, और हमें सेल्फ सफिशिएंट बनना है फूड ग्रेन जी, में, जी। हमें बाहर से नहीं लाना, तो फिर हमने ग्रीन रेवोल्यूशन चलाई। व्हाइट रेवोल्यूशन से दूध के लिए, मिल्क प्रोडक्ट्स में सेल्फ सफिशिएंसी के लिए। ज़बरदस्त, ये मैं ज़बरदस्त। 70s की बात कर रहा हूँ, पुरानी बात कर रहा हूँ। जी, तो यहाँ पे हर चीज़ एक मुहिम है। यहाँ पे बिना मुहिम के भारत में काम नहीं होता। ठीक। आप हाँ, आप भारतवासी को ये बोल दें कि तुम ये काम करो, कभी नहीं करेगा वो। ही विल नॉट टेक ज़ब ऑर्डर्स फ्रॉम एनीबॉडी। हाँ, अच्छा, मेरे साहब ये वाली बात बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूँ। लास्ट नाइट मेरे साथ साजिद तारड़ साहब थे, वो यही कह रहे थे कि ठीक है, वेस्ट अपनी कोशिश कर रहा है या अमेरिका अपनी कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से इंडिया को इस बात पे कायल कर दे या मनवा ले ये बात कि यार आप रशिया के खिलाफ हो जाएँ, या रशिया के खिलाफ अगर नहीं भी होते, एटलीस्ट इतना हो जाए कि कम से कम उनसे कुछ चीज़ें ना खरीदें कि उनको जो घेरा हुआ है जिस तरीके से, वो कम हो जाए। तो मैंने उनसे कहा कि सर इज़ इट पॉसिबल? तो उन्होंने कहा नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। उसकी वजह ये है कि इंडिया की पॉलिसी न्यू दिल्ली में बनती है, ना कि वो वाशिंगटन या फिर जो है रशिया या फिर लंदन में नहीं बनती। ये चीज़ सर मतलब एक बहुत बड़ा फ़र्क डालती है। इसके साथ-साथ आपने बात की कि हमें रशिया ने मुश्किल वक़्त में चीज़ें दी। आज सर फ्रांस का मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि आप लोगों के साथ और यूएई के साथ कोई वॉर प्लेन की डील करना चाहता है, और बड़ा कीन है इस बारे में कि भई मैं किसी तरीके से इंडिया के साथ ये वॉर प्लेन की डील कर लूँ, राफेल के अलावा की वो बात कर रहे हैं। जी, तो जी। मतलब एक तरफ हम ले रहे हैं कि हमें पार्ट्स के लिए पैसे नहीं मिल रहे या पार्ट्स नहीं मिल रहे F-16 के लिए जो पुराने जहाज़ हैं। दूसरी तरफ दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज़ हैं कि वो कह रहे हैं कि भई हमारे पास इतनी बड़ी ये मार्केट है और हम इनको अपनी चीज़ बेचें। वो कहते हैं नहीं यार हमने नहीं लेनी। लेकिन हिंदुस्तान कहते हैं यार अभी हमें ज़रूरत नहीं है। हम अपने हिसाब से देखेंगे कि हमें जर्मनी से लेना है, इटली से लेना है या अमेरिका या फिर फ्रांस से लेना है। जी। नहीं, फ़खर साहब, ये शुरू से डे 1 से रहा है। ये ना एक एक हर एक कौम की अपनी फ़ितरत होती है, जी, राइट? अ, मैं आपको बताता हूँ कि जैसे भारत एक अ, और ये हमारे प्राइम मिनिस्टर्स में शुरू से रहा है, डे 1 से, कि आप देखिएगा, थोड़े से कपड़े-वपड़े पहनने के उस ज़माने में शौकीन थे जवाहरलाल नेहरू साहब। जी, जी, एंड वो एक बहुत बड़े ख़ानदान से आते थे। मोतीलाल नेहरू साहब उनके फादर थे, जी, तो वकील थे, एंड ही केम फ्रॉम अ वेल ऑफ फैमिली। जी, जी, वरना आप देखिए कि आपको, मैं ये नहीं कह रहा कि जो पाकिस्तान में हो रहा है गलत हो रहा है, मैं ये नहीं कह रहा गलत। मैं आपको फ़र्क बता रहा हूँ जी, कि बिल्कुल, जैसे आप मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि जिन्ना साहब सूट-वूट, टाई-वाई बिल्कुल ना प्रॉपर, एक बिल्कुल, एक बिल्कुल। एक इमेज थी। जी, बिल्कुल, वो पाकिस्तान उनको फादर ऑफ द नेशन कहता है। जो हमारे फादर ऑफ द नेशन गांधी जी हैं, आपने देखा कि वो एक धोती पहन के ना, बिल्कुल। अ, पिक्चर्स देखते रहते हैं, बिल्कुल। हाँ, फिर आप लाल बहादुर शास्त्री जी को देख लीजिए। फिर आप आगे चल के किसी को देखते हैं, वीपी सिंह साहब थे, देवेगौड़ा साहब थे, और कई भी हमारे प्राइम मिनिस्टर्स आए बीच में ना, और हमारे फिर मनमोहन सिंह जी आप देख लीजिए। आपने एक चीज़ देखी होगी जी, ज़्यादातर 90% में, 100% नहीं, जी, अभी मोदी जी को देख लीजिए। देयर इज़ अ सेंस ऑफ सिम्प्लिसिटी। एक एक जिसको कहते हैं ना, एक सादगी यस, है बिल्कुल ना? सही, बिल्कुल है सही। ना? हाँ, आपने देखा होगा, अगर कोई फंक्शन है तो ज़मीन पे बैठ के हुँ, खा लेंगे, हाथ से राइट, खाना खा लेंगे, ठीक है? और चले जाएँगे। तो एक एक सादगी है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये है कि कहीं न कहीं वो सल्तनत दिमाग में घूम रही है, वो बादशाहत है ना?
कि वीआईपी कल्चर, नॉट जस्ट वीआईपी कल्चर, एक जी, जो जो आपके कौम का, आपका जो कायद है, जो लीडर है, कोई भी आप नाम देना चाहें उसको, he does not believe that he is the servant of the Pakistani people. He believes that he is the master of the Pakistani people. यस, यस, बिल्कुल, मोदी जी अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं। वो कहते हैं मैं तुम्हारा नौकर हूं, मैं तुम्हारा प्रधानमंत्री नहीं, मैं तुम्हारा नौकर हूं, मैं तुम्हारी सो नौकरी करने आया हूं, मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। मैं 130 करोड़ लोगों की सेवा करूंगा, मैं प्रधान सेवक हूं। आई एम द चीफ सेवक, जो सेवा देता है, जो सर्व करता है। तो ये ना, ये एक मैं आपको बताता हूं इसमें ना क्या जी, हो जाता है कि इंडिपेंडेंस कहां से आता है। दूसरी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने बोला ना स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस, मैंने ये बात एक शो में और बोली थी, जो पाकिस्तानी दोस्त हैं, कि अ, जी, भारत वो पैसा खर्च करता है जो भारत के पास है, पाकिस्तान वो पैसा खर्च करता है जो पाकिस्तान के पास नहीं है ना? कि एग्जैक्टली, बहुत फर्क है, बिल्कुल सही कहा, हाँ, हम ये नहीं कह रहे कि हम सबसे अमीर हैं। चाइना के पास हो सकता है 10 गुना पैसा हो हमसे ज्यादा, बिल्कुल, और चाइना की स्टैंडिंग हमसे बहुत ऊंची हो, मना नहीं कर रहे इस चीज का, लेकिन हम उतना खर्च करते हैं जितना हमारे पास है। वी ट्राई टू स्टे इन आवर लिमिट्स। हम लोन भी उतना लेते हैं जितना हमें लगता है कि वापस कर सकते हैं, और ऐसा कोई, एंड देयर इज अकाउंटेबिलिटी इन इंडिया। हाँ, हम्म, मैं ये नहीं कह रहा फखर साहब कि यहाँ पे करप्शन नहीं होता, ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे भी करप्शन होता है भारत में, यहाँ पे भी जुल्म है, यहाँ पे भी वो नेगेटिव चीजें हैं जो दुनिया के हर एक मुल्क में है, लेकिन ओवरऑल हमारे इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं। ओवरऑल द प्राइम मिनिस्टर इज अकाउंटेबल। ओवरऑल जो इदारे हैं वो अकाउंटेबल हैं। आप अपनी मनमर्जी का भारत में एक लेवल तक कर सकते हैं, उस लेवल के बाद आप नहीं कर सकते, फिर पकड़ जाएंगे, फिर कोई ना कोई आपसे सवाल पूछ लेगा और कहीं ना कहीं आप फंस जाएंगे। तो ये चीजें स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी की बातें हैं ये। और क्यों होती है स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी? क्योंकि दो चीजें हैं उसमें सबसे बड़ी बात, जी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक सॉवरेनिटी। पाकिस्तान में अक्सर लोग ना जो जोग्राफिक सॉवरेनिटी की बात करते हैं ना, खुद मुख्तारी की हम्म, बात करते हैं, जब तक आपकी जब तक आपकी इकोनॉमिक खुद मुख्तारी ना हो, आपकी ज्योग्राफिक खुद मुख्तारी किस तरीके से हो सकती है? नहीं हो सकती आपकी। एग्री, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। इट स्टार्ट्स विद इकोनॉमिक सॉवरेनिटी। तो वो चीजें हैं। अच्छा मेरे साहब, अभी पीएमए काकूल में जनरल बाजवा साहब ने खिताब किया और वहां पे उन्होंने ये सारी बातें की, इकोनॉमी की बात की, साउथ एशिया की बात की, नेबरिंग कंट्रीज की बात की, और उन्होंने इसके तरक्की की बात की। आपको लगता है कि वाकई मतलब वो 2016 से अभी 2022 तक, अगर अभी रिटायर्ड होते हैं नवंबर 29 ऑफ नवंबर को, तो 6 साल उनको हो जाएंगे, ये पॉलिसी उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं की? ठीक है, दो तकरीरें हमने उनकी सुनी, एक लास्ट ईयर अक्टूबर में सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में इस्लामाबाद के अंदर, और एक अभी पीएमए काकूल में, और सॉरी थर्ड अमेरिका के अभी विजिट पे रिसेंटली उन्होंने ये बात कही। क्या वाकई हम उस तरफ अब जाना शुरू हुए हैं या होंगे, या फिर यही तरीके से बयानात प्राइम मिनिस्टर भी देंगे, कोई नया आर्मी चीफ आएगा वो भी यही कहेगा, और बाकी चीजें एज यूजुअल चलेंगी जिस तरह चलती आ रही देखिए, बयान जो हैं जनरल बाजवा के अच्छे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि कुछ होगा इससे। उनकी नेक ख्वाहिशात हैं, जो मैं एज एन इंडियन सिटीजन वेलकम करता हूँ, ये अच्छी चीजें हैं, है? लेकिन मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा, क्योंकि पाकिस्तान का जो स्ट्रक्चर है फखर साहब, वो इस तरीके से बना हुआ है, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, कि जी, उसमें चलेगा नहीं है, ये ज्यादा चलेगा नहीं कि, देखिए मैं आपको बताता हूँ, आज की तारीख में अगर अमेरिका कहता है पाकिस्तान के लिए अच्छी बातें करता है अमेरिका, जी, तो पाकिस्तानियों को एक बार ये पूछना चाहिए खुद से कि अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है? पाकिस्तान ऐसा क्या दे रहा है अमेरिका को कि अमेरिका अचानक पाकिस्तान से खुश हो रहा है? हर चीज के पीछे क्या होता है ना, क्यों, वाई, आखिर आखिर कारण क्या है, वजूहत क्या है? अगर जर्मनी कुछ कह रहा है, अगर कोई मुल्क और कह रहा है, यूरोपियन यूनियन कुछ कह रहा है, यूके कुछ कह रहा है, तो इसके पीछे वजूहत क्या है? तो हमें ये समझना पड़ेगा। मेरा ये कहने का मतलब है कि जनरल बाजवा ने अगर कुछ बोला, वो नेक ख्वाहिशात तो हो सकती हैं, वो जी, जमीन के ऊपर नहीं होगा। उसका रीजन है, पाकिस्तान ने हर समय खुद को, और दुनिया ने पाकिस्तान को, है ना, कभी अफगानिस्तान के लेंस से देखा, कभी हाँ, चाइना के लेंस से देखा, कभी इंडिया के लेंस से देखा, पाकिस्तान को कभी पाकिस्तान के लेंस से नहीं देखा। इसलिए आप देखिएगा कि पाकिस्तानी जो वजीर आजम जब बाहर जाते हैं, वो फिलिस्तीन की बात करते हैं, वो कश्मीर की बात करते हैं, वो भारत की बात करते हैं, वो सबकी बात करते हैं, लेकिन पाकिस्तान की बात नहीं करते। वो कभी हम्म, पाकिस्तान की बात नहीं करेंगे।
राइट? क्योंकि उनको पता है कि हमारी जो कौम है, हमारी जो कौम है, वो हमें हम सक्सेसफुल हुए, नहीं हुए, हमारी कौम इससे हमें नंबर देगी, या ऑपोजिशन पार्टीज़ या जो भी है हमारा राजनीतिक तंत्र है, जो हमारी सियासी लोग हैं, वो हमें इस बात के नंबर देंगे कि भाई क्या तुमने फ़िलिस्तीन की बात करी? क्या तुमने कश्मीर की बात करी? क्या तुमने ये 2-3 बातें करी? अगर नहीं करी, तो फिर चाहे तुमने कुछ कर लिया हो, तुम्हारा विज़िट फेलियर है। वो मजबूरी है। देखिए, आपके सिस्टम की मजबूरी है क्योंकि आपने सिस्टम ऐसे बनाया एग्ज़ैक्टली। है ना? आप कुछ नहीं कर सकते। बाजवा साहब जो मर्ज़ी बोलें और अच्छी बात है। मैं तो आई एम वेरी हैप्पी एज़ एन इंडियन आई एम वेरी दिस थिंग्स प्लेजेंटली सरप्राइज्ड कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इतना स्टेट्समैन लाइक बयान दिया। मैं तो बहुत एप्रिशिएट करता हूँ जनरल बाजवा को इस बयान के लिए। लेकिन मुझे मुझे लगता नहीं है कि कुछ होगा। कि आपका अ आपका स्ट्रक्चर ऐसा नहीं बना है कि इसका कुछ निकले। मेजर साहब बिल्कुल सही है और हम यही इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि अपने जो मतलब फ़ादर से या फिर बाकी लोगों से सुनते रहे हैं कि यार बड़े मुश्किल और नाज़ुक वक़्त से गुज़र रहा है और अभी हम भी यही सुन रहे हैं और लगता है ऐसे कि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो भी यही सुनेगी कि पाकिस्तान बड़े नाज़ुक दौर से गुज़र रहा है। तो दुआ यही है कि नाज़ुक दौर ख़त्म हो जाए और नॉर्मलाइज़ हो जाएँ चीज़ें जिस तरह जी, बाकी दुनिया के कंट्रीज़ हैं आप जी। लोगों की है या फिर बाकी रीजन की कंट्रीज़ हैं। मैं यूँ कहता हूँ कि अफ़गानिस्तान भी बेहतर थोड़ा-सा वो हैंडल कर रहा है चीज़ों को। ख़ैर एनीवे मेजर साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, आपने शो जॉइन किया एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफ। थैंक यू। थैंक यू सर बहुत शुक्रिया।